केवीएस टीजीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। ये 5वां प्रैक्टिस सेट मैं केवीएस टीजीटी का करवाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगा, और अगर आपको लगे उपयोगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें जो भी मन में प्रश्न हो। तो ये बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें ये पहला पार्ट है जो 11 नंबर क्वेश्चन से 20 तक होगा। 10 क्वेश्चन होंगे। आगे का विलोम शब्द है विज्ञ। आगे का विलोम विज्ञ होता है। और कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम। ऑप्शन ए सही है। हेम अर्थात स्वर्ण कहा जाता है, सोने को कहा जाता है, सोना, स्वर्ण, हेम, कुंदन, ये सब इसकी पर्यायवाची हैं। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी कोई कीमत न हो सके उस वाक्यांश के लिए शब्द है अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके। बहुमूल्य का अर्थ होता है जो जिसकी बहुत ज्यादा कीमत हो, वो बहुमूल्य होगा। महाधनेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो महेश्वर्य। महाधनेश्वर्य महेश्वर्य। अधन ए मिलके बनता है ए बनेगा, अधन ए। तो इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है सी ऑप्शन में, आ धन ए में। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी इसमें रेखांकित है। तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ होगा सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। आंख में लगने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो ये तीनों नहीं होंगे। सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख में काजल लगाना, आंख का काजल चुराना का अर्थ होगा मुहावरे का। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन होगा। दिए गए शब्दों में से बिल्लियां होगा, जो बिल्लियां होगा, जो ये छोटी की मात्रा लगी है, आधा ला पूरा ला, बिल्लियां। ऑप्शन ए सही है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में रेखांकित पद का में कारक है तो ब्राह्मण को। तो जहां दान दिया जाता है, दान के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक होगा। कर्ता ने कर्म को यहाँ देख करके कर्म कारक मत लगाइएगा, ये संप्रदान कारक होगा यहाँ पर। ये गलती परीक्षा हाल में होती है। तो जहां दान दिया जाएगा वहां संप्रदान होगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो उज्जवल सही है। कवयित्री ये भी सही है। कवियित्री देखिए यही गलत है, कवियित्री नहीं होता है, इसकी वर्तनी नहीं है। कवियित्री यहाँ ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है, सी में गलत दिया हुआ है, यही अशुद्ध है। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो उस शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग, जो किसी शब्द में लग करके उसका अर्थ बदल दे या विशेषता ला दे। अब हम आते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पर। हिंदी में व्यंजनांत बोली है अवधि। हिंदी की व्यंजनांत बोली अवधि है। ऑप्शन बी सही है। हिंदी की ओकार बहुला बोली है मेवाती। ऑप्शन सी सही है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सौरसेनी से। सौर ब्रज गुजराज करो खड़े होकर, इस तरह इसकी मैंने टिक बनाई हुई है और बहुत ट्रिकी वीडियो है और मेरे शॉर्ट्स वीडियो में है, आप लोग देख लीजिएगा। और पूरी वीडियो भी है इसके ट्रिक पर, किस बोली से किस भाषा का विकास हुआ, भाषा के विकास में ये पूरी वीडियो है। तो ए ऐ किस प्रकार के वर्ण है? ए ऐ कंठ तालव्य है। ऑप्शन बी सही है। वर्णमाला वाले में आपको ये सब मिल जाएगा। हिंदी में स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए हिंदी में स्वर तो 11 होते हैं पर मात्राएं 10 होती हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर की मात्राएं पूछा है तो मात्राएं 10 लगती हैं। जैसे आ ई होता है ना, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि वो तो व्यंजनों में वैसे ही मिला होता है, सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ है, जिसे हम छोटा करके पढ़ाते हैं। तो बाकी के सभी की मात्राएं होती हैं, तो 10 मात्राएं होती हैं। ज ध्वनि का उच्चारण कहाँ है? तो इचु अशा नाम तालु, च छ ज ज। तो इचु अशा नाम तालु तालव्य होती है इसका उच्चारण स्थान। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित। प्रज्वलित गलत है, इसमें पूरा ज नहीं रहेगा, केवल एक ज रहेगा आधा। दुष्कर में आधा श जो लिखा हुआ है वहां पर मूर्धन्य श आधा होगा। उज्जवल में दोनों ज छोटे होंगे,
और विद्वान, विद्वान सही है वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला, तो यही हमारा उत्तर होगा। महोत्सव की संधि विच्छेद होगी महाधन उत्सव, ऑप्शन डी सही है। संयोग शब्द में कौन सी संधि है, तो सम धन योग के मिलने से हुआ है संयोग, तो सम हलंत वाला होता है, ये व्यंजन संधि है। पंकज किस प्रकार का शब्द है, तो पंकज योग रूढ़ शब्द है, पंकधन जैसे मिलकर बना है और ये कमल के लिए रूढ़ है। संकीर्ण शब्द का विलोम होगा, संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण, ऑप्शन डी सही है। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, अली जिसमें छोटी की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है भौरा, और अली जिसमें बड़ी की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है सखी। अली अली भौरा सखी। वकील शब्द किस भाषा का शब्द है, तो वकील फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए सही है। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण। घड़ी साज किस प्रकार का शब्द है, घड़ी साज संकर शब्द है, घड़ी हिंदी का और साज अरबी का है। निम्न में से एकार्थी शब्द है, पर्वत, सोना, पाप और रात्रि, तो पाप इसमें एकार्थी शब्द है, बाकी सब अनेकार्थी हैं। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी सही है। दही में कौन सा लिंग है, दही शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है लिंग में, तो दही पुल्लिंग शब्द है। राम के हित लक्ष्मण वन गए, राम के हित लक्ष्मण वन गए, इसमें संप्रदान कारक है, ऑप्शन बी सही है। कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई का मतलब होता है कौन, निश्चित नहीं है कोई, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। मुझसे बैठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य, ऑप्शन डी सही है। सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही है। संज्ञा के भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, तो संज्ञा का भेद पदार्थवाचक संज्ञा कोई कुछ नहीं होता है। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का, या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध हो, वो कहलाते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिनसे किसी कार्य के होने या करने का या घटना घटित होने का बोध हो वो क्रिया कहलाती है, ऑप्शन ए सही है। अव्यय के भेद नहीं है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय या प्रश्न बोधक अव्यय। तो देखिए अव्यय के प्रश्न बोधक अव्यय नहीं होता है बल्कि संबंध बोधक अव्यय होता है। ये क्वेश्चन है आगे यहाँ पर था आपका। सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, तो देखिए वो चारों भेद यही हैं। कहाँ गया, अव्यय के भेद क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, ये 4 भेद होते हैं अव्यय के। मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है, रेखांकित में पदबंध है, बैटरी से चलने वाला, इसमें है विशेषण पदबंध, ऑप्शन ए सही है। वे वाक्य जिनमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं किंतु विधेय एक ही होता है, वे कहलाते हैं मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी सही है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, कर्तृवाच्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो कर्तृवाच्य ये वाच्य है, ये भेद नहीं है रचना के आधार पर वाक्य का, ऑप्शन ए सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया, यह काम करो या अपने घर जाओ, क्योंकि वह मोटा है तब वह धीरे चलता है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य ऑप्शन डी है, क्योंकि वह मोटा है तब वह धीरे चलता है, नहीं, यहाँ धीरे धीरे होना चाहिए, क्योंकि वह मोटा है तब वह धीरे धीरे चलता है, ऑप्शन डी सही है, मतलब कि अशुद्ध है। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। उड़ती चिड़िया को पहचानना, यानी मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना, फिक्र या चिंता करना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना, तो मन या रहस्य की बात तुरंत जानना, ये होता है उड़ती चिड़िया को पहचानना।
अब जबकि जब के साथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। जीवन में विपत्ति सब पर आती है। सदा सर्व वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। थोड़े दिन की शान शौकत, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो अब की अब, तब की तब की लोकोक्ति का अर्थ है सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जहां उपमान पर उपमेय का भेद आरोप किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। यही पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, वहां रूपक होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा होता है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष होता है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। ये सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? तो दीपक, रूपक, यमक, उपमा। दीपक, रूपक, यमक और दीपक। देखो ये यमक यहाँ पर अर्थालंकार है, बाकी के सब शब्दालंकार है। सॉरी, दीपक यहाँ पर यमक यहाँ पर शब्दालंकार है। दीपक, रूपक और यमक यहाँ पर अर्थालंकार के उदाहरण हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो इसका अर्थ ये इसमें कौन सा अलंकार है पूछा है, तो रूप का तिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर। ऑप्शन बी सही है। मधुर वचन कही कही परितोषी में कौन सा अलंकार है? तो मधुर यहाँ देखिए कही कही दो बार हुआ है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। ऑप्शन सी सही है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है? कलात्मकता, अनुप्रयुक्ता, वैज्ञानिकता या भाषिक विशिष्टता। तो कलात्मकता प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन ए सही है। औपचारिक पत्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। आजीविका प्राप्ति के संदर्भ में लिखा गया पत्र क्या कहलाएगा? आजीविका के लिए स्ववृत्त लेखन कहलाएगा। ऑप्शन सी सही है, स्ववृत्त लेखन। निम्नलिखित सरकारी पत्रों का एक प्रकार नहीं है। प्रेस नोट, द्रुत पत्र, अनुस्मारक, बधाई पत्र। तो बधाई पत्र नहीं है सरकारी पत्रों का एक प्रकार। यशपाल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। दादा कामरेड, देशद्रोही, परख या दिव्या। तो इसमें परख नहीं है, परख जैनेन्द्र की रचना है। बाकी के तीनों दादा कामरेड, देशद्रोही और दिव्या यशपाल के उपन्यास हैं। किस युग में मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए? तो ये प्रागैतिहासिक काल में के मनुष्यों ने किया। ऑप्शन बी सही है। विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे एकांकी में तीसरा दरवाजा कहाँ खुलता है? विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे एकांकी पाठ में तीसरा दरवाजा कहाँ खुलता है? तो तीसरा दरवाजा रसोई घर में खुलता है। ऑप्शन सी सही है। जो देखकर भी नहीं देखते पाठ किसके द्वारा रचित है? जो देखकर भी नहीं देखते पाठ हेलेन केलर द्वारा रचित है। ऑप्शन ए सही है। एक छोटी बच्ची और उसकी माँ का चित्र किस रचनाकार की कविता में मिलता है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना कविता में मिलता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके शाल पर स्त्री की थी? किसके शाल पर स्त्री अर्थात प्रेस किया था? स्त्री मत समझिएगा। तो इसका गोखले के शाल पर। ऑप्शन सी सही है। गोखले इनके राजनीतिक गुरु भी थे गांधी जी के। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई कितनी होती है? तो आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच होती है। कठपुतली किस विधा की रचना है? कठपुतली कविता विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। पापा खो गए नाटक मराठी के रचनाकार कौन है? तो विजय तेंदुलकर ये पापा खो गए मराठी नाटक के रचनाकार हैं। अपूर्व अनुभव संस्मरण जापानी के लेखक कौन है? अपूर्व अनुभव तेतुस्को कुरियानागी। ऑप्शन ए सही है इसका। नीलकंठ शीर्षक रेखाचित्र किसके द्वारा रचित है? तो नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है। विप्लव गायन शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? विप्लव गायन शीर्षक कविता के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन है। ऑप्शन सी सही है। मारीच की माता का क्या नाम था? मारीच की माता का नाम ताड़का था। ऑप्शन ए सही है। भरत की माता का क्या नाम था? तो भरत की माता का नाम कैकेयी था। ऑप्शन डी सही है।
सोने के हिरण का रूप किसने धारण किया था? तो मारीच ने धारण किया था। ऑप्शन सी सही है। लंका जाते समय समुद्र में किस राक्षसी ने हनुमान की परछाई को पकड़ लिया था? तो लंका जाते समय सूरसा ने पकड़ लिया था। रावण के मरने के पश्चात लंका का राजा कौन बना? तो रावण के मरने के बाद विभीषण वहां के राजा बने। गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो भीष्म पितामह भी जिन्हें कहा जाता है। अंबिका से उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था? तो अंबिका से पांडु पैदा हुए थे। वह दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। अंबिका से उत्पन्न पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। अंबिका से उत्पन्न पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था और अंबा से उत्पन्न पुत्र का नाम पांडु था। तो आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा। अंबिका से उत्पन्न पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था, ऑप्शन ए सही है। और अंबा से उत्पन्न पुत्र का नाम पांडु था। जब दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। यह कथन किस पात्र का है? तो ये कहा है कुंती ने। ऑप्शन डी सही है। जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। यह कथन किसका है? तो ये कथन धृतराष्ट्र का है। ऑप्शन सी सही है। कृष्ण धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भाला समर में परास्त होने वाले थे। तो ये कथन किसने कहा है? ये दुर्योधन का कथन है। ऑप्शन ए सही है। बस की यात्रा शीर्षक व्यंग के लेखक का नाम क्या है? तो बस की यात्रा शीर्षक व्यंग के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। ऑप्शन डी सही है। दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता के रचनाकार भगवती चरण वर्मा है। क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी सही है। सुदामा चरित शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? सुदामा चरित शीर्षक कविता के रचनाकार है नरोत्तम दास। ऑप्शन सी सही है। बाज और सांप कहानी के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा है। ऑप्शन बी सही है। नेहरू जी ने अपने जीवन में कितनी बार जेल यात्राएं की थी? तो 9 बार जेल गए थे। ऑप्शन डी सही है। वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। ऑप्शन सी सही है। 1000 ईस्वी के आसपास अफगान सुल्तान ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया। ये किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने करना शुरू किया था 1000 के पास आसपास। ऑप्शन बी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। 9 अगस्त से शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन। राहुल सांकृत्यायन किस वेश में तिब्बत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए सही है, छद्म वेश में। ढोलू पंत किसका नाम है? ढोडू पंत नाम है नाना साहब का। ऑप्शन सी सही है। महादेवी वर्मा के साथ छात्रावास में उनकी पहली साथिन कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी जी उनकी पहली साथिन थी। बड़ी बहन की तरह रहते थे दोनों। मेरे बचपन के दिन इसमें इन्होंने लिखा है। प्रेम ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी सही है। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये रसखान की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी सही है। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, रसखान। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये पंक्ति संबंधित है मेघाय से। ऑप्शन सी सही है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु देखिए दिख नहीं रहा है। बोले परसु धरही अपमाने, बहु धनुही तोरी लरिकाई कबहु न असी ऋषि कीन्ही गोसाई। यह संवाद कहाँ से लिया गया है?
तो ये लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ऑप्शन बी सही है। 15 अगस्त कविता किसकी है? 15 अगस्त कविता गिरिजा कुमार माथुर की है, ऑप्शन सी सही है। झूठा सच उपन्यास का पात्र कौन नहीं है? जयदेवपुरी, तारा, कनक। देखिए डॉक्टर शेफाली, तो डॉक्टर शेफाली झूठा सच उपन्यास की पात्र नहीं है, ऑप्शन डी। मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। आपका बंटी, महाभोज, त्रिशंकु, तुमने कहा था। तो आपका बंटी, महाभोज और त्रिशंकु ये मन्नू भंडारी की रचना है। तुमने कहा था ये इनकी नहीं है बल्कि नागार्जुन की रचना है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उससे जितना अंश कल्याण का है उतना अकल्याण अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। किस लेखक से लिया गया है? तो ये संस्कृति से लिया गया है, ऑप्शन सी सही है। इस जल प्रलय में रेणु की किस कृति का अंश है? तो जल प्रलय इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं भी पता हो तो भी। ये ऋण जल धन जल से है, ऑप्शन डी सही है। मेरे संग की औरतें की लेखिका अपनी नानी से कहाँ पर क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर होगा लेखिका की नानी आजाद ख्यालों की थी, इसलिए वो अपनी नानी से प्रभावित थी, ऑप्शन ए सही है। माटी वाली किसकी रचना है? माटी वाली रचना है विद्यासागर नौटियाल की, ऑप्शन ए सही है। माटी वाली कहानी में किस बांध से विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई? तो ये टिहरी बांध से उत्पन्न हुई ये समस्या, ऑप्शन बी सही है। काल तुमसे होड़ है मेरी, ये किसकी रचना, किसका काव्य संग्रह? ये शमशेर बहादुर सिंह का है, ऑप्शन सी। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था, ऑप्शन सी सही है। जार्ज पंचम की नाक शीर्षक कहानी के पात्र मूर्तिकार ने अंत में कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? तो जार्ज पंचम की नाक शीर्षक कहानी के पात्र मूर्तिकार ने अंत में जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया, ऑप्शन बी सही है इसका। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? साना साना हाथ जोड़ ये प्रार्थना इन्होंने सीखी थी जितेंद्र नार्गो से, नेपाली युवती से, स्कूली बच्चों से या बागान में काम करने वाली युवतियों से। तो साना साना हाथ जोड़ ये प्रार्थना इन्होंने सीखी थी नेपाली युवती से, ऑप्शन बी सही है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ है। हे राम, इसी स्थान पर मेरी नाक का गहना खो गया है। हे राम, इस स्थान में मेरे प्राण प्रिय खो गए हैं। हे राम, मैं अब जीवित रहकर क्या करूंगा? हे राम, इसी स्थान पर मेरे कान का गहना खो गया है। तो यही ठैया झुलनी, झुलनी का अर्थ होता है नाक में पहनने वाला एक गहना होता है झुलनी। तो ये पहला इसका सही होगा, ऑप्शन ए सही है। हे राम, इसी स्थान पर मेरी नाक का गहना खो गया है। अज्ञे ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? अज्ञे को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो अखबार में छपे लेखों से, अपने मित्रों से, अपनी पत्नी से, या हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है इसका। अज्ञे को यहीं से हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। इसमें शुद्ध वाक्य है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। ये सब गलत है, अब मतलब शुद्ध वाक्य नहीं है। अब देखिए ये आ गया, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। चलिए एक बार गद्यांश पढ़ते हैं। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीजों की तरह कला में भी उपयोगिता की तुला पर तौलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्टि करना है। और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक या आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। फूलों को देखकर हमें इसीलिए आनंद होता है कि उनसे फूलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक
सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है, और जिन भावों से हमें आनंद मिलता है वे इसी विधान में सहायक हैं। तो अब इस पे प्रश्न देखते हैं। लेखक कला के किस पक्ष को अधिक महत्व दे रहा है? भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक या सौंदर्यात्मक? तो इसका उत्तर होगा व्यावहारिक, ऑप्शन सी सही है। गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर क्यों आनंदित होते हैं? वे एकरूपता को तोड़ते हैं, उनके फल हमारे लिए उपयोगी हैं, उनका सौंदर्य हमें मुग्ध करता है, या उनकी सुगंध हमें आकर्षित करती है? तो इसका उत्तर होगा कि उनके फल हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो संकोच। मुझे यह कहने में हिचक का अर्थ होता है संकोच, संकोच होता है, ये शब्द यहाँ प्रयुक्त होगा। अब देखिए ये पद्यांश आ गया। एक धूप का हसमुख टुकड़ा तरु के हरे झरोखों से झर, अलसाया है धरा धूल पर चिड़िया के सफेद बच्चों सा, उसे प्यार है भूरज से लेटा है चुपके, वह उड़कर किरणों के रोमिल पंख खोल तरु पर चढ़, ओझल हो सकता फिर अमित नील में, लोग समझते मैं उसको व्यक्तित्व दे रहा कला स्पर्श से, मुझको लगता वही कला को देता निज व्यक्तित्व, स्वयं व्यक्तिवान ज्योतिर्मय जो, वह रे स्वयं प्रकाश अखंड प्रकाशवान। धूप के टुकड़े को किससे प्यार है? तो धूप के टुकड़े को धूल से प्यार है, ऑप्शन बी सही है। धूप के टुकड़े को कला से भी अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि कला को आकार देता है धूप। धूप के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो धूप के लिए शुभ्र विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी सही है। तो खत्म होती है ये प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपके लोगों के लिए जरूर परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगी। तो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और जल्दी ही मैं टेलीग्राम चैनल क्रिएट करने वाली हूँ, और उस पर आप लोगों को लिंक दे दूंगी, और फिर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसी पे सारे PDF में डालते जाऊंगी। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो मन में, कोई भी दुविधा हो, कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं सबके उत्तर दूंगी। धन्यवाद।